आम अशखास पे, जो तनख्वाहदार तबका है, उस पर टैक्सों की भरमार है, इदारों पे टैक्सों की भरमार है, जो हमारे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। लेकिन हुकूमत ने कोई ऑस्टेरिटी की, किफ़ायतशारी की कोई हमें कोशिश नज़र नहीं आती। इंतज़ामी अखराजात बजाय कम करने के या फ्रीज़ करने के, उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है। किस तरह से देखते हैं आप? देखें, अभी हमें समझ की ज़रूरत है कि हुकूमत ने भी, जो हुकूमत का जो मेजर अखराजात होते हैं वो एक्चुअली होते हैं तनख्वाहों के। तो जी उनको भी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ती हैं और जिसकी वजह से ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। हुकूमत का हमेशा मैं कहता हूँ कि खर्चे कम करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। स्टेबलाइज ज़रूर कर सकते हैं मगर कम नहीं कर सकते। कम करने की भी कॉस्ट होती है। जैसे आप किसी इदारा है, आप कहते हैं कि मैं इस इदारे को खाली कर दूंगा या यहाँ से जो है लोग मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो उनको भी एक गोल्डन हैंडशेक देना होता है, उनकी भी एक मैनेजमेंट करनी होती है, बहुत जी। सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें बेहतर ये रहता है कि आप इसको एक लेवल पे स्टेबलाइज कर दें। तो अगर हम इवन बजट का डॉक्यूमेंट देखें, बिल्कुल हमें इंक्रीज नजर आएगा मगर वो इंक्रीज लार्जली इन्फ्लेशन के बराबर है। अगर उसका आप ब्रेकअप देखें तो ब्रेकअप में वो सैलरीज में ही नहीं, ज्यादातर लेकिन जाता है। अमार हाँ, मुझे ये समझाए ना, बड़ा डाइकॉटमी है कि जब आप तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह, यानी कि उसकी तनख्वाह कम हो गई ना, जब आपने उसका टैक्स दुगना कर दिया, आप ठीक है ना, 2.5 से 5% कर दिया, और आप तो करें कि वो आम आदमी इन्फ्लेशन भी सहारेगा और वो मतलब टैक्स भी ज़्यादा देगा, लेकिन हुकूमत ये नहीं कर सकती। तो भाई ज़रा सादगी अपनाइए, मतलब तेल का खर्चा कम कीजिए, अलामती तौर पे कुछ कुछ तो करके दिखाइए ना। अब अगर 30% से 22% से 62% आप इजाफे की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से जस्टिफाई कर सकती है कोई भी हुकूमत, जबकि अवाम पर और हमारे जो कॉर्पोरेट इदारे हैं उन पर इतना ज़्यादा जो है बोझ डाल दिया गया हो? जी बिल्कुल जी, ऐसे ही ये बात। और मैं बताऊं, ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा अखराजात से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात ज़्यादा होती है। दुरुस्त। और रेवेन्यू को हम जिस तरह एक्सपैंड कर सकें वो सारी बात है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, होलसेल, रिटेल, ये बिल्कुल टैक्स नेट में नहीं है। बहुत सारे और एरियाज ऐसे हैं जो नहीं है। तो रेवेन्यू को बढ़ाने की बात है, वो ये ना, एक मुल्क को चलाने की कॉस्ट है। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है आपकी कि जी, एक जो है इवन एलानिया तौर पे भी वो चीज़ कर सकते हैं मगर उसका इतना इम्पैक्ट एज सच नहीं होता है, क्योंकि एक मशीनरी तो आपको चलानी है ना। अगर आप मशीनरी को चलाना रोक देंगे, उसके नहीं बहुत बिल्कुल, सारे आप और दुरुस्त कहा कि अलामती तौर पे भी, मतलब लेकिन इन्होंने कोई अलामती भी इकदाम नहीं किए। और लेकिन जैसे मिफ्ता साहब और बहुत सारे एक्सपर्ट्स, अब तो वो हफीज़ शेख साहब ये बात करें कि जनाब आप ज़रा PSDP को टाइट कर लेते, 1400 अरब रुपए रखे हैं आपने उसके लिए। मिफ्ता अभी भी उस स्टैंड पे कायम है कि जी 500 बिलियन आपने MNAs और MPS को देने के लिए रख दिए हैं, जिसको मतलब है वज़ीर इत्तलात ने डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि वो कहते हैं ना कि व्हील्स विद इन व्हील्स होते, कहाँ से पैसे किधर गए हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी जगहें थी जहाँ पर कटौती हो सकती थी। जी बिल्कुल जी। पीएसडीपी जैसे है ना, पीएसडीपी का तो मैं कहता हूं कि एक ऐसा नंबर होता है जो कि थोड़ा हमेशा एग्जैजरेटेड होता है। अगर आप पिछले साल का देखें, पीएसडी का 600 अरब से ज्यादा का खर्चा वैसे भी उसमें नहीं होता। तो ये 1400 जो है एक्चुअल में जब एंड में हम रिपोर्ट देखेंगे तो ये 700-800 से ज्यादा नहीं होगा, उतना कम ही होगा। हाँ, उसमें मैं ये इसमें जरूर कह सकते हैं कि एक रूम जरूर रखा हुआ है कि अगर उतने एक्चुअली टैक्सेस कलेक्ट हो गए तो शायद उसको बढ़ा दें, अगर नहीं हो तो ये कम ही होगा। बट फुली अग्रीड विद योर पॉइंट कि बजट, ये जो प्लानिंग चाहिए थोड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए, रादर इसके कि जी आप ओवर एस्टिमेट करें अच्छा, फिर चीज़ों को। हमारा आपने बहुत मतलब आपकी गहरी नज़र है कि सूबों से भी उनके जो सरप्लस पैसे हैं उनसे भी लिया जा सकता है, क्योंकि सूबे जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि बाज़ जगहों पे उड़ा रहे हैं पैसे, ज़ाहिर है उनके ऊपर तो देखिए, कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उनसे भी आप ज़रा सा टाइटनिंग करके फेड वफाक ले सकते हैं इन हालात में, वापस लेना देखिए चाहिए। उसमें बात सारी यही होती है कि बहुत सारे वफाक जो है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडीज जो है वो फेडरल देता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी जो होती है प्रोविंशियल लेवल पे होती है। लॉ एनफोर्समेंट जो है दैट इज प्रोविंशियल लेवल। जी फेडरल चोरी नहीं रोक सकता प्रोविंशियल लेवल पे। तो जितनी भी सब्सिडीज होती हैं प्रोविंस रिलेटेड, ये थ्रू प्रोविंसेस हमें करनी चाहिए। वो एनएफसी का जो भी है उसमें एडजस्टमेंट हो, और ताकि जो सब्सिडी फेडरल दे रहा है वो अगर प्रोविंस पे शिफ्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उनकी बेल्ट टाइटनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस अच्छा। तरह डेफिनेट इस चीज को मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात ही बार बार कहा गया कि जी मिनिस्ट्रीज कम करेंगे और फलां इदारा बंद कर देंगे, लेकिन हम देखते हैं बजट में सब मिनिस्ट्रीज के लिए आपने पैसे रखे हैं, कोई मिनिस्ट्री कम नहीं हो रही। जो हमें वज़ीर ख़जाना जिस चीज़ की यकीन दहानी पहले से करा रहे थे बजट आने से पहले, तो वहाँ पर भी टाइटनिंग की जगह तो थी इनके पास सर उसमें कि यह है कि ना, जहाँ जैसे डुप्लिसिटी है वहाँ पर बंद करें आप मिनिस्ट्री को। जी बात सारी ये कि इफेक्टिवली क्या होता है, अगर आप एक इदारा बंद करेंगे भी तो जो उसमें जो लोग होते हैं वो किसी और दूसरे इदारे में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वही कि पब्लिक सेक्टर में इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग करना बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले ये जो आपको स्टार्ट करना है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से ये चीज स्टार्ट होती है। अभी जो प्राइवेटाइजेशन बिल, इस पे तकरीबन 10 एंटरप्राइजेस हैं, इनके थ्रू जब ये चीज होगी तो ऑटोमेटिकली हमें ये चीज नजर आएगी। तो जैसे कहते हैं प्रूफ इज इन द पुडिंग, तो उसमें यही है कि जब एसओईज की प्राइवेटाइजेशन होगी और जो लॉसेज एसओई को फंड कर रहे थे
then that is going to start decreasing, फिर आप ये सारी बातें कर सकते अच्छा, हैं। जो मैंने समझा कि भाई आईएमएफ तो ये कहते हैं कि आप अपना बजट डेफिसिट को काबू में रखें, उसको एक हद से ज़्यादा बढ़ने ना दें। फिर ज़ाहिर है कि जगह वो रेवेन्यू के इंक्रीज़ की बात करता है और ख़र्चे कम करने की बात करता है, मतलब ज़ाहिर है कि आपको रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है, तो इल्ज़ाम आईएमएफ पे लगाया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है आप एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगा रहे क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। एनएफसी बहुत ही हमारे यहाँ कॉन्ट्रोवर्शियल है, उसकी जो कहा जाता है कि जब तक उसको रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा कोई वफाकी हुकूमत चल नहीं सकती है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। रिटेल टैक्स भी बड़ा नॉमिनल है, मतलब है लोग कह रहे हैं कि अशोई हुई है, कुछ भी नहीं हुआ इन रियल सेंस। आपका क्या राय है इस पे? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। पहली बात आपने करी कि जी एनएफसी में जैसे मैंने बोला, सबसे पहले एक्सपेंडिचर के थ्रू करना चाहिए कि जो एक्चुअली सूबों को सब्सिडीज दी जा रही हैं वो कम से कम सूबों के थ्रू तो एलोकेट हो, फेडरल में ना हो। उसी को जब हम देखेंगे तो सडनली एक काफ़ी रूम क्रिएट हो जाएगा मैनूवर करने का। दूसरी फिर जो बात आपने की ट्रेडर्स के टैक्स की, तकरीबन पाकिस्तान में कोई 35 से 40 लाख छोटे होलसेल या रिटेल के जो हैं वो एंटिटीज़ हैं, इदारे हैं, जिस पे आप महीने का सिर्फ 1000-1500 रुपये भी अगर लगाएं टैक्स, तो वो साल में तकरीबन कोई 90 अरब के करीब बन जाता है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ में ये है कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाती हैं। बात ये नहीं कि टैक्स कितना कलेक्ट करना है, बात सारी है कि आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं। जितना डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आएंगे उतना आगे जाके बेहतर होगा। आप 1000 भी नहीं लगाए, मैं कहता हूँ आप 50 रुपये लगा दें, आप 100 रुपये लगा दें, मगर उन लोगों को टेक ए स्मॉल स्टेप, दे शुड टेक ए स्मॉल स्टेप। 1000 रुपये बहुत ज्यादा, 50 रुपये लगा दें, 50 रुपये देते 50 रुपये महीने के लगा दें, बट डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जब जाएंगे ऑटोमेटिकली चीजें जो है इंप्रूव होना शुरू हो। अच्छा, अब जो मेरा आखिरी सवाल कि जो हम देखते हैं कि पीसीबी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जैसा इदारा है और दीगर जो मतलब फेडरेशन हैं, तमाम की तमाम बहुत ही नाराज़ हैं और उनका कहना ये कि जी पूरा कारोबार के माहौल को तबाह बर्बाद कर दिया गया। हमें एफडीआई की हमें तवक्को होती कि भी लेकर आएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं बैरून मुल्क के जो मतलब कंपनीज हैं, तो वो एक बुरी रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से पेश करें कि जनाब यहाँ तो पॉलिसीज़ बदल जाती हैं, ओप्रेसिव टैक्सेशन है। डू यू थिंक कि इसकी वजह से कितना नुकसान होगा हमारी यहाँ सरमायाकारी को, कारोबारी माहौल को जनाब? देखिए सरमायाकारी की तो सीधी सी बात ये होती है, फॉरेन सरमायाकार सिर्फ उसी वक्त करेगा आपके पास सरमायाकारी जब डोमेस्टिक कर रहा होगा। अगर लोकल इन्वेस्टर उस पर करना शुरू कर देगा तो फॉरेन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें लोकल इन्वेस्टर के लिए, लोकल कैपिटल के लिए बेहतरी लेकर आनी, उसके लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना है, उसके लिए एक ऐसा जो है बहुत अहम बात की आपने अमार, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो कहते हैं ना कि असल बात यही है कि कामी सरमायाकार पैसा ना लगा रहा हो, उस वक्त तक हम ये कहें कि एफडीआई आएगा, बैरून मुल्क से कोई आएगा, तो ये बड़ी एक बचकाना किस्म की सोच होगी।